हर कोई चाहता है कि वो रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट में या प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करे। लेकिन असल में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट में रिस्क फ्री ऐसा कुछ नहीं होता है। हर इसमें थोड़ी या ज़्यादा तो रिस्क होती ही है। लेकिन अगर हम अपनी खुद की रिस्क एपिटाइट जो है या फिर रिस्क कैलकुलेट कर ले और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो वो रिस्क का जो इम्पैक्ट है वो हम मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि खुद का रिस्क का प्रोफाइलिंग जो है वो कैसे करना है। कई बार ऐसे होता है कि मैं काफ़ी वीडियोस में मैं कहता हूँ कि अगर ये इन्वेस्टमेंट है, अगर ये म्यूचुअल फंड स्कीम है, आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ठीक है तो इन्वेस्ट करना। लेकिन ये आपकी रिस्क एपिटाइट कितनी है या आपका रिस्क प्रोफाइलिंग कैसा है, ये आपको खुद को भी समझ आना चाहिए। ये नहीं ठीक है कि आप पूरे के पूरे आपके एडवाइज़र पे डिपेंड है और वो आपकी प्रोफाइल बना के दे देता है आपको और उसके हिसाब से आप समझ जाए कि मेरी रिस्क प्रोफाइल जो है वो कौन सी है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि रिस्क प्रोफाइल की कैटेगरीज क्या क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे फाइनेंशियल एट्रीब्यूट जिनका रिस्क प्रोफाइल में की प्रोफाइलिंग करते वक्त हमें कंसीडर करना उतना ही ज़रूरी है। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये रिस्क प्रोफाइलिंग में कैटेगरीज कौन कौन सी है। तो कैटेगरीज के हिसाब से ये पहली कैटेगरी जो आती है वो है एग्रेसिव इन्वेस्टर, दूसरी है मॉडरेट एग्रेसिव, तीसरा मॉडरेट, चौथा मॉडरेटली कंजर्वेटिव और पांचवा कंजर्वेटिव। अभी यहाँ पे कैसे होता है, जब हम लोग कहते हैं कि एग्रेसिव, इसका मतलब ये लोग जो हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट है उसमें ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं, उससे कम मॉडरेट, उस एग्रेसिव, उससे कम मॉडरेट, उससे कम मॉडरेटली कंजर्वेटिव और उससे कम कंजर्वेटिव। लेकिन खाली ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है, तो इसको बाकी जो एट्रीब्यूट्स है आपके वो भी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो देखते हैं कि पहला क्या है। अभी देखिए आपकी रिस्क प्रोफाइल के वक्त एक जो इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपका एज ग्रुप कौन सा है। समझो अगर आपका 25 से 34 साल है तो आप एग्रेसिव में आते हैं, 35 टू 44 है तो आप मॉडरेट एग्रेसिव में आते हैं, 45 टू 50 है तो आप मॉडरेट में आ गए और 51 टू 60 है तो आप मॉडरेट कंजर्वेटिव हो गए और 60 के ऊपर है तो आप कंजर्वेटिव हो गए। ये ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब कोई भी बंदा 25 टू 34 के एज में होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती है, उसके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, उसको खाली खुद का ही देखना है, करियर की शुरुआत है। तो वहाँ पे और उसका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन भी है, अभी समझो 26 से साल में कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका इन्वेस्टमेंट, अगर वो रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए रिटायरमेंट के इन्वेस्टमेंट का जो टाइम होराइजन है वो 35 ईयर्स है। उसी कंपैरिजन में अगर कोई बंदा 52 या 50 पे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका और वो भी अगर रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका रिटायरमेंट जो होराइजन है वो लगभग 8 या 9 साल ही है। या फिर कोई पर्सन जो ऑलरेडी रिटायर्ड है, जिसका इनकम रुक चुका है, वो 60 के करीब है, फिर उसका वहाँ पे रिस्क लेने का जो एपिटाइट है वो कम हो जाता है, करीब करीब ज़ीरो हो जाता है। तो इसके हिसाब से एज ग्रुप ये एक पैरामीटर है। दूसरा है एम्प्लॉयबिलिटी। अभी क्या होता है कि कुछ लोगों के जॉब जो है वो सिक्योर्ड होते हैं, सो वो रिस्क, उनका जो एपिटाइट है वो एग्रेसिव में आ सकते हैं। देखिए कैसे होता है कि जो समझो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है, या फिर दूसरा कोई जो टेक्निकल स्किल में काम करते, जिनको अगर एक जॉब चला भी जाए
तो दूसरा जॉब जल्दी से मिल जाएगा या नीच एरिया में काम करते तो उनका हम लोग कह सकते कि उनका एम्प्लॉयबिलिटी अच्छा है। या फिर उसके बाद अगर देखा जाए कोई कि जिसको समझो ऐसे लगता है कि मुझे 5 या 6 महीने लग सकते हैं अगर मेरा ये जॉब चला गया तो वो एक अलग कैटेगरी में आ गए। चौथे कैटेगरी के लोग हैं कि जो लोग को चांसेस कम है जॉब मिलने के, लेकिन वो कुछ दूसरा काम करके अपनी रोजी रोटी कमा सकते या पैसा बना सकते, वो उस कैटेगरी में आते हैं। और जो लास्ट कैटेगरी, जैसे कि समझो कोई 45 या 55 52 के करीब है, लगभग कॉर्नर पे रिटायरमेंट है, और अगर उस टाइम पे उनका जॉब चला जाए तो उनको रिप्लेस दूसरे जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कि हर एम्प्लॉयमेंट जो एज होता है उससे वो पार कर गए, तो उनका रिस्क जो है वो हायर रिस्क जोन में चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग पैरामीटर देखेंगे कि आपके ऊपर फिनेंशियली डिपेंडेंट कितने लोग हैं। समझो आपके ऊपर कोई फाइनेंशियली डिपेंड नहीं है तो आप एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी है ऊपर नीचे वो खाली आप सफ़र करने वाले। अगर आपके साथ और आपकी स्पाउस ही खाली है तो आपका रिस्क प्रोफाइल अलग बन जाता है। अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में है तो आपका रिस्क प्रोफाइल अलग है, लेकिन अगर आपकी फैमिली और आपके ऊपर आपके पेरेंट्स भी डिपेंडेंट है तो ऑटोमेटिकली आपके जो ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं वो 4 से 5 हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपका रिस्क एपिटाइट कम हो जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि आपका जो हाउसिंग है या प्रॉपर्टी है वो कैसा है। समझो कि आप खुद के घर में रह रहे तो बात अलग बन जाती है। अगर आप ऐसे घर में रह रहे कि जिसका और एक घर में तो रह रहे लेकिन और एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है तो आपका रिस्क एपिटाइट अलग हो जाता है। अगर आप इस ऐसे घर में रह रहे जो आपके पेरेंट्स का ओन किया हुआ है तो आपका रिस्क प्रोफाइल अलग हो जाता है। अभी लोग कहेंगे कि मैं मेरे घर में रह रहा हूँ या मैं मेरे पेरेंट्स के घर में रह रहा हूँ, सेम ही तो है। ऐसा नहीं होता है। आप अपने घर में रहता है वो आपकी प्रॉपर्टी है। आप अगर पेरेंट्स के घर में रह रहे और आपके सिबलिंग्स भी है तो वो प्रॉपर्टी आपकी 100% नहीं हो सकती। तो जो प्रैक्टिकल फैक्ट्स है वो प्रोफाइलिंग करते वक्त समझना उतना ही ज़रूरी है। या फिर आप ऐसे घर में रह रहे जिसको समझो कुछ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको क्वार्टर्स मिल जाते हैं तो फिर आपका रिस्क प्रोफाइलिंग अलग होता है। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो लेट आउट प्रॉपर्टी में रह रहे, रेंटेड हाउस में रह रहे, तो उनका रिस्क प्रोफाइल यहाँ पे अलग हो जाता है। उसके बाद देखेंगे लायबिलिटीज़। अगर कोई इंसान है जिसके ऊपर कोई लोन नहीं है तो उसका रिस्क प्रोफाइलिंग एग्रेसिव हो जाता है। या फिर एक बंदा है कि जिसका हाउसिंग लोन है या फिर हाउसिंग के साथ कार का लोन है तो रिस्क प्रोफाइलिंग अलग हो जाता है। या फिर एक कोई ऐसा है कि जिसका लोन भी है और उसके ऊपर बच्चों का एजुकेशन और मैरिज का भी खर्चा लायबिलिटी उस पर है तो उसका रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। या फिर कोई ऐसा है कि खुद का तो करना है या में साथ में सिबलिंग का भी करना है तो उसका रिस्क प्रोफाइलिंग जो है वो अलग हो जाता है। अभी देखिए जिसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है वो थोड़ा एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन अगर जिसके ऊपर लोन्स है या और फिर उसके खुद के बच्चों के एक्सपेंसेस उसको अभी भी करने और सिबलिंग भी है तो फिर ऑटोमेटिकली उसका रिस्क प्रोफाइलिंग कंजर्वेटिव हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। वो आदमी एग्रेसिव प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करके रिस्क नहीं उठा सकता। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेविंग्स। अभी देखिए सेविंग्स कैसी होती है कि कुछ लोग 30% तक सेव कर लेते हैं अपने सैलरी में से, और कुछ लोग 10% तक सेव कर लेते हैं, और कुछ लोग हैंड टू माउथ होते हैं कि जिनका सैलरी पूरा के पूरा उनके खर्चे में निकल जाता है। अगर इस सेविंग में जो डिफरेंस है उसके हिसाब से भी आज के रिस्क प्रोफाइल पे इम्पैक्ट आता है। जैसे जो 30% में जो इन्वेस्ट सेविंग कर पा रहा है, अगर वो मार्केट में फ्लक्चुएशन की वजह से उसका जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसका जो हैंड टू माउथ है अगर वो कहीं थोड़ा इन्वेस्ट कर दे और वो ऊपर नीचे हो जाए तो उसके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। इसके लिए आपका सेविंग जो कैसे है आपका
उसके ऊपर भी आपका रिस्क प्रोफाइलिंग में उसका इम्पैक्ट होता है। अभी एक सिनारियो देखते हैं। समझो आपने एक कंपनी के शेयर में 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब 30% से डाउन हो गई एक वीक बाद आपने इन्वेस्टमेंट करने की। कि समझो आपने एक्स कंपनी में मंडे को इन्वेस्ट किए और फ्राइडे तक वो लुढ़क गया और उसका 30% कॉस्ट कम हो गया, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? एक, आप बोलेंगे ना बाबा, सेल कर देंगे और वापस इक्विटी मार्केट की तरफ देखेंगे भी नहीं। दूसरा, आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे, आप सेल कर देंगे और आप शांति से बैठेंगे। तीसरा, आप देखेंगे कि ये कंपनी तो मैंने सोच समझ कर ली हुई है, इसके आगे प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, आपके पास जो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे हैं उससे आप और उसी कंपनी के शेयर्स करके एवरेज आउट कर देंगे। चौथा, आप सोचेंगे कि मैंने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है, लॉस बुक नहीं करते, अब वेट एंड वॉच में चले जाते। पांचवा, आप चेक लेते कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपके पास इमरजेंसी फंड कैसा है, और ये सब पैरामीटर चेक करने के बाद आप असेट एलोकेशन चेक करके आप सोच रहे कि अगर सब ये अलाउ करता है तो मैं और शेयर्स खरीद लूँ। तो इसमें क्या होता है कि रिस्क इंस्ट्रूमेंट की तरफ आपका रिएक्शन कैसे होगा, ये इस क्वेश्चन के ऊपर से पता चल जाता है। कि इससे देखिए, रिस्क जो है ना, वो रिस्क खाली फाइनेंशियल या नहीं होती, आदमी इमोशनली इम्पैक्ट पे कैसे रिएक्ट करता है उससे भी वो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर समझो कोई आदमी पैनिक हो जाता है और लॉस बुक कर लेता है, तो उसका ऐसी जिसकी मानसिकता है, ऐसे लोगों ने रिस्कियर इंस्ट्रूमेंट से दूर रहना ही अच्छा होता है। या फिर कुछ लोग हैं कि जिनको मार्केट का एक्सपीरियंस है, वो स्टेबल रहते हैं, तो उन लोगों को रिस्कियर इंस्ट्रूमेंट में अगर इन्वेस्ट भी करते हैं तो ज़्यादा डरने की बात नहीं होती। इसके बाद देखते हैं फाइनेंशियल डिसीजन आप आपके कैसे लेते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो रैंडमली डिसीजन लेते हैं, मुझे लग गया कि चलो इसमें अच्छा रिटर्न आएगा, इन्वेस्ट कर दिया। कुछ लोग होते हैं वो टिप्स के ऊपर काम करते। कुछ लोग जो होते कोई दोस्त ने कह दिया, फ्रेंड्स ने कह दिया करके इन्वेस्टमेंट कर देते। कुछ लोग गेस कर लेते, थोड़ा पढ़ भी लेते, इंटरनेट पे या न्यूज़ चैनल देख लेते और इन्वेस्ट करते। कुछ लोग वेरियस ऑप्शंस जो है वो सोचते हैं और पूरा स्टडी करके एडवाइजर से बात करके इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, इनमें भी अगर आप देखेंगे कि जो आदमी ठीक से सोच के एडवाइज़र से बात करके इन्वेस्ट करता है, वो थोड़ा एग्रेसिव प्रोडक्ट में डाल सकता है क्योंकि वो होमवर्क करके इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन जो आदमी कुछ ऑप्शंस चेक करने की बजाय, किसी से बात करने की बजाय, क्वालिफाइड लोगों से सलाह मशवरा करने की बजाय अगर खुद ही डिसीजन ले रहा है, तो उसका रिस्क कंजर्वेटिव होना ही अच्छा है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपका गोल है, उसके हिसाब से आपने कितना रिस्क लेना चाहिए वो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर समझो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट से कंपेयर टू आपका एक्सपीरियंस कैसा है। समझो अगर आप नए हैं इस मार्केट में और अभी पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका कंजर्वेटिव अप्रोच ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर समझो आप लास्ट 102 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा एक्सपोजर रिस्कियर प्रोडक्ट को ले सकते हैं। अगर आप 3 से 4 ले रहे हैं, तो आप परसेंट थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर आप लास्ट 7 या 8 साल से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इक्विटी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका रिस्क प्रोफाइल अलग बन गया। अगर आप 10 साल से ऊपर है, तो आपको पता है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, तो आपका रिएक्शन जो है, जब मार्केट गिर जाता है तो ऑटोमेटिकली उस तरीके का होगा, आप पैनिक नहीं होंगे। तो ये देखा कि आपका मार्केट के बारे में एक्सपीरियंस कितना है। एक्सपीरियंस जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खुद के डिसीजन खुद ले लें किसी से कंसल्ट किए बगैर। मैं ये एक साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उस वैसे आपका मार्केट की तरफ जो है देखने का जो तरीका है वो डिफरेंटली होता है। जो नया आदमी होता है वो 30% से अगर मार्केट गिर जाए तो वह पैनिक हो जाएगा, बेच के बाहर निकल जाएगा।
लेकिन जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है उसे पता है कि आज नीचे गया है, ठीक है, कुछ दिनों में कवर कर लेगा, तो वो शांति से बैठ जाता है। जैसे कि अभी मार्च 25 को मार्केट सीधा 40% नीचे आ गया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 80% तो कवर कर ही लिया 2 महीने के अंदर, इस तरह से। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि आपका फाइनेंस के बारे में नॉलेज कैसा है। अगर आप यू डोंट अंडरस्टैंड ही नहीं करते फाइनेंस क्या है, कुछ भी मालूम नहीं, तो आपका रिस्क प्रोफाइल अलग बनता है। आप फाइनेंस समझते हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में पता है, तो आपका अप्रोच अलग होगा। आप फाइनेंस भी समझते हैं, आप खुद म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, तो आपका अलग होगा। आप अगर थोड़ी टेक्निकल टर्म्स भी पता है, वो कैलकुलेट कैसा भी पता है, तो आपका रिस्क प्रोफाइल अलग है। अगर आपको इवेंट्स इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल भी पता है और सेकेंडरी मार्केट भी शेयर्स का पता है, तो आपका रिस्क प्रोफाइल अलग होगा। जैसे मैंने पहली वाली स्लाइड में कहा था कि आपको अगर मार्केट का नॉलेज है तो आप रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं है तो आप हर न्यूज़ पे कुछ भी रॉन्ग एक्शन ले सकते। फिर आप किसी के कहने पर विदाउट कुछ पढ़ाई किए बगैर या कुछ चेक किए बगैर इन्वेस्ट कर देंगे, और किसी के कहने पर आप पैनिक होके सेल भी कर देंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट। आप अपनी इन्वेस्टमेंट, अगर समझो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो आप वो इन्वेस्टमेंट की तरफ वापस कब देखते, इस पे भी आपका रिस्क प्रोफाइल डिफाइन होता है। समझो आपने इन्वेस्ट करने के बाद डेली देखते, तो ऐसे लोगों ने कंजर्वेटिव प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा ठीक रहेगा। या फिर कोई है कि जो सब बीच में देखते, तो उनका रिस्क प्रोफाइल अलग है। या फिर है कि कुछ लोग जो है जिनको मार्केट का एक्सपीरियंस अच्छा है, उनका ट्रस्ट है उनके एडवाइज़र पे, वो साल में 1 या 2 बार जब उनका रिव्यू शेड्यूल होता है उसी वक्त इन्वेस्टमेंट को देखते, तो इनका रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। क्योंकि जो डेली देख रहा है वो आदमी कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर मार्केट जोर से नीचे गिर गया तो शायद सब इन्वेस्टमेंट जो है डिस्पोज ऑफ करके मार्केट से बाहर निकल जाएगा, तो लॉस बुक कर लेगा। और जो स्टडीड इन्वेस्टर है वो ये ऊपर चढ़ाव की तरफ ख्याल ही नहीं देता है। वो साल में खाली 1 या 2 बार, जिनका जब उसका फिक्स रिव्यू का टाइम है तभी ही रिव्यू करता है, तो उसका प्रोफाइल अलग बनता है। अभी देखिए आपका रिस्क टेकिंग अप्रोच कैसा है। कुछ लोगों का होता है एक्सट्रीमली एवर्स टू रिस्क, मतलब रिस्क लेना ही नहीं, वो सेफ कंप्लीट। कुछ लोग जो है वो रेकलेस हो जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो केयरफुल होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं उनका लो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होता है। और कुछ लोग होते हैं कि जो विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। देखिए इन्वेस्टमेंट में जब आप करते हैं, और स्पेशली जब आप इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो नेचर है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने की तरफ होना चाहिए, तो ही आप इक्विटी जैसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें। अदरवाइज़ क्या हो जाता है कि आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहें तो सेफ प्रोडक्ट में चली जाए, जहाँ पे रिस्क की प्रोबेबिलिटी और परसेंट कम होता सकता है। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि रिस्क ज़ीरो नहीं हो सकती। अभी देखिए कि आपका गोल जो है उसके टाइम होराइजन के हिसाब से आपको अप्रोच करते वक्त प्रोफाइल को, रिस्क प्रोफाइल देखते वक्त आपको देखना है कि आपके गोल के हिसाब से भी होता है। ऐसा नहीं कि आप 25 साल के तो आपका एग्रेसिव है, तो आप अगर आपका गोल 1 साल का भी है फिर भी आप 100% इक्विटी में जा रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं बनता है। क्योंकि 1 साल में इक्विटी उतना रिटर्न दे ही नहीं पाएगा। इनफैक्ट 1 साल इतने शॉर्ट पीरियड में मार्केट ज़्यादा फ्लक्चुएट रहने के चांसेस है। तो देखते हैं कि कैसे होता है। अगर आपका 7 साल से ऊपर गोल है तो आप एग्रेसिव प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका 5 साल का है तो उससे थोड़ा कम परसेंट एग्रेसिव प्रोडक्ट ही ले सकते हैं। लेकिन 7 साल का है उसमें 80% है, तो 5 साल का है उसमें आप 50% के करीब तो आराम से ले सकते हैं। अगर 3 साल है तो आपका परसेंट जो एलोकेशन है टू रिस्कियर प्रोडक्ट वो डिफरेंट हो जाएगा। अगर 2 साल है तो आपको इक्विटी में जाना ही नहीं है, आपको डेट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है। अगर आपका होराइजन कुछ महीनों में है तो आपको डेप्थ में भी लिक्विड में ही जाना है। क्योंकि क्या होता है कि जितना शॉर्ट पीरियड हो उतना रिस्क आपको कम लेना है, जितना ज़्यादा लंबा हो उतना आपको रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि टाइम होराइजन इतना मिल जाता है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि आपका
इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है इसके ऊपर भी आपका रिस्क लेना है नहीं हो सकता है। अभी समझो कि आपकी नीड है, उससे आपके पास पैसे ज़्यादा है, आपको कैपिटल खाली प्रिजर्व करना है, तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा समझो, या फिर एक एग्जांपल देना तो समझो आपका 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, आपको महीने का खर्चा 50,000 ही रुपये लग रहा है, तो आपका तो वैसे भी आराम से चल रहा है, तो आपको इक्विटी में या रिस्क लेने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको खाली कैपिटल प्रिजर्व करना है। उसी हिसाब से आपको प्रिजर्व कैपिटल करना है और सेफ रिटर्न चाहिए, तो आप गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में या डेट प्रोडक्ट है उनमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपका होराइजन अगर खाली इतना है कि आपका ऑब्जेक्टिव कि आपको इन्फ्लेशन को मैच करना है, तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट में या डिफरेंट परसेंट में आपका फोलियो बन सकता है, इक्विटी कितना और डेब्ट कितना। अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो अलग हो जाएगा। और अगर आपको ग्रोथ है, देखिए यहाँ पे ग्रोथ है, तो आपका रिस्क प्रोफाइल ऑटोमेटिकली अग्रेसिव हो जाता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके ऊपर भी आपका रिस्क प्रोफाइलिंग बनता है। अभी देखिए कि रिस्क प्रोफाइलिंग के बता दी मैंने पैरामीटर बता दिए। आप देखेंगे कि एसेट एलोकेशन, आपका एसेट एलोकेशन और परसेंट ऑफ एसेट एलोकेशन फॉर द रिस्कियर प्रोडक्ट क्या आपके रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिखाया हुआ है, आप ये जो यहाँ पे वीडियो है थोड़ा पॉज करके पढ़ भी सकते हैं कि एक पर्सन विद द मॉडरेट प्रोफाइल कैन इन्वेस्ट अप टू 50 to 60% इन रिस्कियर एसेट लाइक इक्विटीज़। देखिए मॉडरेट है तो उसका एलोकेशन इक्विटी को 50 या 6% हो सकता है। अगर वही ये पर्सन ज़्यादा कॉन्जर्वेटिव है तो वो 10 से 15% इक्विटीज़ में चला जाएगा। अगर ये पर्सन एग्रेसिव में आता है तो उसका 75 to 80% इक्विटी में चला जाएगा। तो आपका जो एसेट एलोकेशन है वो आपका रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बन सकता है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ यहाँ पे। इट इज़ रिस्की टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट विदाउट डूइंग अ रिस्क प्रोफाइलिंग। अगर आप रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं करते और सीधा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो एडवाइज़र आपको जो स्कीम्स या प्रोडक्ट एडवाइस कर रहा है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो अगर लो रिस्क वाले आदमी को अगर हाई रिस्क प्रोडक्ट दे दिया तो आगे जाके उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। योर एसेट एलोकेशन शुड बी इन लाइन विद योर रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल डजंट स्टेज सेम। आपकी रिस्क प्रोफाइल है ये आपकी हर बार चेंज होती है। आप 20s में थे तब अलग थी, आप 50s में हो तो अलग है, आप 60s में हो तो अलग है। आपकी रिस्क प्रोफाइल आपके गोल के अनुसार बदलती है। आपकी रिस्क प्रोफाइल आपके गोल के टाइम होराइजन के हिसाब से बदलती है। आपको आपकी रिस्क प्रोफाइल पीरियोडिकली इवेल्युएट करना ज़रूरी है। आपकी रिस्क प्रोफाइल आपके लाइफ के जो एस्पेक्ट है, समझो आप एक शादी से पहले आपकी रिस्क प्रोफाइल अलग है, शादी के बाद आपकी अलग हो जाती है, आपके बच्चे होने के बाद आपकी अलग हो जाती है, अब रिटायरमेंट के क्लोज पहुँचते हो तब आपकी अलग हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी कभी भी आप इन्वेस्ट करो तो आपको आपके एडवाइज़र्स को बोलना है कि मेरे रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मुझे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सजेस्ट किया जाए, तो आपको गलत प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं होगा। उसके बाद अभी ये तो मैंने आज आपको ये तीनों के तीनों रिस्क प्रोफाइल कैसे करना है, रिस्क प्रोफाइल करते वक्त क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी है, ये मैंने सब आपको बता दिया है। अभी मुझे लगता है कि आप जब नेक्स्ट टाइम खुद इन्वेस्ट करते हो तो अलग बात है, या लेकिन कुछ भी खुद भी करते हो या एडवाइज़र के पास भी जाते हो तो आपको रिस्क प्रोफाइलिंग करते वक्त आसानी होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ पार्ट है जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना, क्योंकि जब आप बेल आइकॉन दबाते हो तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका आपको अलर्ट मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच।